नमस्कार, स्वागत है आपका सर्वनाम पार्ट 2 में। आज की इस क्लास में हम सर्वनाम की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। दूसरी वीडियो के अंदर हम सर्वनाम पार्ट 2 के नाम से हैं। तो सर्वनाम पार्ट 1 में हमने सर्वनाम की परिभाषा यानी इंट्रोडक्शन उसका कर लिया था। सर्वनाम के मतलब क्या है, क्यों इसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, और 2 भेद हम इसका कर चुके हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं। सर्वनाम पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे सर्वनाम पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इसका तीसरा भेद। पहला पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके सर्वनाम पार्ट 1 जरूर देखिए। पार्ट 2 के अंदर हम बचे हुए सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। इसका जो तीसरा भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो, हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था। निश्चयवाचक में क्या था, हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के बारे में निश्चितता का बोध होता है। इसमें इनका बिल्कुल उल्टा है। ए का मतलब होता है बिना, यानी बिना निश्चय के। इस नाम को समझना भी जरूरी है, क्योंकि आप इसको एक बार याद कर लोगे, हो सकता है थोड़े टाइम बाद भूल जाओ, लेकिन अगर समझ लिया आप लोग तो लंबे टाइम तक इसको आप याद रख सकते हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जिस सर्वनाम से या जिस शब्द से या शब्द के जिस रूप से, किसी भी तरीके से लिख सकते हो परिभाषा, शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या व्यक्ति वस्तु के स्थान के बारे में निश्चित बोध का मतलब ज्ञान होता है। बहुत बार नाम आता है। बोध का मतलब ज्ञान होना, समझ में आना, पता लगना, इन्फो सूचना मिलना। निश्चित बोध या ज्ञान न हो, यानी उसकी निश्चितता का पता ना लगे हमें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में, या यहाँ व्यक्ति का जगह कोई जीव कोई भी हो, चाहे, ठीक है, प्राणी कह सकते हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में निश्चित बोध या ज्ञान या निश्चितता का पता न लगे, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो कोई या फिर कुछ। घर में कोई आया है। दूध में कुछ गिर गया है। आपके घर कोई आए या ना आए, मैं तो जरूर आऊँगा। अब देखिए, हमने 2-3 वाक्य लिखे हैं। घर में कोई आया है, दूध में कुछ गिर गया है, आपके घर में कोई आए या ना आए, मैं जरूर आऊँगा। अब देखिए, कोई और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें किसी की निश्चितता का बोध नहीं करवाते। घर में कोई आया है, अब हो सकता है आप घर के अंदर, रूम के अंदर हो, या दूसरे रूम के अंदर हो, या हो सकता है बाहर से आपको कुछ सूचना मिली हो, किसी व्यक्ति दूसरे ने बताया है कि घर में कोई आया है। अब जिसने भी देखा या आपने खुद ने एहसास किया, फीलिंग किया, तो कोई आया, मतलब निश्चित पता नहीं है, कोई किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किसी प्राणी या जीव के बारे में बात हो रही है, यानी घर में कोई आया है। कौन आया ये नहीं पता, यह निश्चित बोध नहीं हो रहा। दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है, कुछ ऐसा शब्द है जो निश्चित बोध नहीं करवा रहा है। यहाँ पे दूध में हो सकता है कोई जीव गिर गया हो,
हो सकता है मिट्टी वगैरह गिर गई हो, यानी कुछ भी निश्चित नहीं है दूध में क्या गिर गया। ठीक है, कुछ हलचल हो सकती है दूध के अंदर, तब अनुमान लगाया होगा। मतलब कुछ भी हुआ हो या कुछ आवाज़ आपको लगी हो, जिस पात्र में दूध है उसके आसपास कुछ आवाज़ हुई हो और आपने दूध को छलकते हुए देखा हो, तब अपने अनुमान लगता है दूध में कुछ गिर गया। आपके घर कोई आए या ना आए, लॉकडाउन चल रहा है तो कोई व्यक्ति से परिचित से बात करते हो कि आजकल घर में कोई नहीं आ रहा, सब कुछ सन्नाटा है, तो मजाक में कह देते हैं कि और कोई आए ना, मैं तो लॉकडाउन में ज़रूर आऊँगा आपसे मिलने। तो कोई का मतलब यहाँ किसी के बारे में निश्चित बोध नहीं हो रहा, अभी कोई आए या न आए, मतलब कोई भी नहीं आएगा लेकिन मैं जरूर आऊँगा। यानी कोई शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें उसकी निश्चितता का बोध नहीं करवाते। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला भेद इसका करते हैं। हमने इसके 3 भेद कर लिए हैं, चौथा इसका भेद है संबंध बोधक सर्वनाम। संबंधवाचक भी कह सकते हो। संबंध बोधक मतलब बताने वाले, वाचक मतलब बताने वाले, बोध कराने वाले, संबंध का बोध कराने वाले। अब संबंध किसका होगा? शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से वाक्य में संज्ञा का अन्य शब्दों से संबंध का पता लगे या बोध हो, या ऐसे भी कह सकते हो एक वाक्य में एक बात का दूसरी बात से संबंध, सीधी भाषा में समझने के लिए। अब इसको समझने के लिए हम कर सकते हैं, जैसे कई बार एग्जाम्पल आता है, जैसे को तैसा, यानी इसमें इस तरह के शब्द मिलेंगे आपको। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो आया है वो जाएगा भी, जिसकी उसकी जैसा वैसा जैसे तैसे, जिसने किया वो भरेगा। कहने का मतलब, अब देखो मैंने कहा शब्द के जिस रूप से वाक्य में संज्ञा का अन्य शब्दों से संबंध पता लगे। अब ये सारे संज्ञा शब्द हैं हमारे पास। अब इसमें एक बात का दूसरी बात से संबंध भी स्थापित हो रहा है, जैसे जैसा तैसा, इन दोनों का आपस में संबंध है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, दो अलग अलग बातें हैं। इस बात का इस बात से संबंध है, शब्द कारण क्या है? जैसा और वैसा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, इन दोनों चीज़ों का आपस में संबंध है। जो आया है वो जाएगा भी, यानी इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मरण भी निश्चित है, यानी जो वो जो करेगा सो भरेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, जितना डालोगे उतना मीठा होगा। कहने का मतलब जो देगा वो लेगा, जो करेगा वो भरेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कहने का मतलब एक बात का दूसरी बात से संबंध स्थापित हो, वो क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। और इसमें दो चीज़ आपको एक से मतलब सेम मिलेगी संबंध स्थापित करने वाले। ऐसा नहीं है जो आया जाएगा भी, यहाँ वो इंक्लूड है। कई बार हटा देते हैं इस तरह के शब्द। देखो, जो आया जाएगा भी, जाएगा भी, जो आया जाएगा, जिसको आना है जाना भी है, यानी जिसको आना है उसको जाना भी है। यानी ये तो है नहीं आया कोई और है जाएगा कोई और, ये नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं है किसी और की है। यानी यहाँ पे कई चीज़ें कई बार इस तरह के शब्द हटा देते हैं संबंध वाले, लेकिन वो इंक्लूड होते हैं। यानी ये अगर ऐसे भी आए, जो आया जाएगा भी, यानी यहाँ पे जो संबंध स्थापित कर रहा है इस बात से, ठीक है, इसका इस बात से संबंध है।
तो इसमें वो शब्द है वो इंक्लूड है, ये मैं शो नहीं कर रहा। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है। चलिए अगला भेद इसका कर रहे हैं, बिल्कुल आसान सा है अगला भेद। प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5वां भेद है, नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्न, जहां भी प्रश्न का या क्वेश्चन का जिक्र आता है तो एक चीज हमें दिमाग में और रखनी होती है, ये जो सिंबल है ये हमारे दिमाग में घंटी सी बजाता है, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, मतलब जहाँ भी इंग्लिश में इसको WH वाले वर्ड कहते हैं। तो इस तरह के जहाँ भी वाक्य आते हैं आपको एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर मिलेगा। तो इसको हम समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं, शब्द के जिस रूप से हमें किसी प्रश्न पूछने का बोध हो, या शब्द के जिस रूप से या संज्ञा के जिस रूप से हमें प्रश्न का बोध हो, यानी पता लगे कि प्रश्न पूछा गया है, कोई सवाल पूछा गया है, कोई प्रश्न पूछा गया है, कोई क्वेश्चन पूछा गया है, वो पता लग जाए, वो किसका रूप होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का रूप होता है। जैसे कौन आ रहा है, मतलब कौन शब्द है ये प्रश्न का बोध करा रहा है। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ शब्द भी प्रश्न का बोध करा रहा है। चाय में कितना दूध डालें, यानी कितना शब्द भी प्रश्न का बोध करा रहा है। कहने का मतलब है आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो, तो क्यों शब्द भी प्रश्न का बोध करा रहे हैं। आप यहाँ क्यों खड़े हो, ये क्यों शब्द भी प्रश्न का बोध करा रहा है। आप अभी तक सो रहे हो, लेकिन यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। आप अभी तक क्यों सो रहे हो, यहाँ प्रश्न है। यानी इस तरह के शब्दों का प्रयोग जहाँ पे प्रश्न पूछने का बोध हो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। लास्ट में आपको चिन्ह जरूर मिलेगा। कई बार इंक्लूड होता है, जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया था, अगर इस तरह के वाक्य प्रश्न आपको मिलते हैं, मतलब सीधा, जैसे कई बार कक्षा में जिक्र होता है, बच्चे सर पानी पीने जाएं, टीचर कहता है क्यों, सीधा ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है, मतलब आपसे सवाल पूछ लिया। घर जाना है जी, क्यों, सीधा आपसे सवाल कर लिया। तो अगर इस तरह की बात हो तो वहाँ आपके प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला है लास्ट, निजवाचक सर्वनाम। इंपॉर्टेंट भी है, खासकर कंपटीशन एग्जाम के लिए। निजवाचक सर्वनाम, देखिए निजवाचक सर्वनाम का मतलब हम समझ सकते हैं इसको। निज का मतलब स्वयं या खुद के लिए होता है। निज शब्द का मतलब होता है स्वयं या खुद, अपने आप भी कह सकते हो, अपने आप, ये निज का मतलब होता है। अब निजवाचक, निज का मतलब स्वयं, खुद, खुद के बारे में बताने वाला, यानी शब्द के जिस रूप से, इसमें वक्ता का भी जिक्र आएगा, यानी वक्ता का मतलब बोलने वाला। यहां मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, शब्द के जिस रूप से बोलने वाला, शब्द के जिस रूप से बोलने वाला या वक्ता अपने बारे में बताए, या फिर कह सकते हो शब्द के जिस रूप का वक्ता अपने लिए प्रयोग करे, यानी वक्ता या बोलने वाले द्वारा
अपने लिए प्रयोग करना, यानी वक्ता जिस शब्द का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है, सीधी भाषा में बात करें, शब्द के जिस रूप का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला अपने स्वयं के लिए यूज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हमें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निजवाचक सर्वनाम के अंदर हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें आप शब्द का प्रयोग मिलेगा, आप, या फिर मिल सकता है स्वयं शब्द का, या फिर मिल सकता है खुद शब्द का। और ये स्वयं और खुद आ जाए तो हम समझ जाएंगे। आप शब्द आ गया तो आप तो हमें कहाँ मिला था, आप शब्द एक सेकंड पर्सन में मिला था, अन्य पुरुष के अंदर भी इसका जिक्र आया था, लेकिन समझेंगे कैसे हम इस बात को, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं हम। मैं अपने आप घर जाऊंगा। अब देखिए मैं इसमें फर्स्ट पर्सन है यानी वक्ता, यानी ये पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो गया, निजवाचक नहीं है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष इसको कहा गया है। मैं अपने आप घर जाऊंगा, मैं अपने आप घर जाऊंगा, यानी वक्ता ने इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, निज के लिए, खुद के लिए किया है, इसलिए इसको निजवाचक कहा गया है। मुझे मेरा काम स्वयं करना चाहिए। अब देखो मुझे यानी वक्ता कह रहा है ये बात, मुझे मेरा काम स्वयं खुद करना चाहिए, तो ये स्वयं का प्रयोग किसके लिए आया है, निजता, यानी अपनी निजता दिखाने के लिए स्वयं के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपने आप पढ़ लूँगा, कई बार बच्चे कहते हैं ना मुझे बताओ ना, मुझे आता है, मैं अपने आप कर लूँगा, यानी अपने आप एक कहते हैं भी आप कैसे हो, आप कैसे हो, यहाँ पे आप शब्द का प्रयोग किसके लिए आया है, सामने वाले दूसरे व्यक्ति के लिए, न कि खुद के लिए। तो यहाँ पे आप शब्द है वो क्या है, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष यानी पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया आप कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप शब्द का जैसे आप यहाँ पे आया है तो ये निजवाचक है, यहाँ पे आप शब्द का प्रयोग आया ये सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष के लिए आया है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम इसका हो जाएगा। तो इस तरीके की बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से सर्वनाम के आपके जो 6 भेद हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आशा है आप लोगों को सर्वनाम का टॉपिक है कंप्लीट समझ में आ गया होगा। सर्वनाम एक विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्दों का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है उनको हम सर्वनाम कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे इसमें हमने मेरा नाम अभी लिया है, तो मेरा शब्द, मेरा नाम मोहन है, मेरा शब्द इसमें सर्वनाम का काम कर रहा है। यहाँ पे कई बार ऐसे शब्द होते हैं जैसे यह है, यह का रूप बदल गया, ये हो गया, यानी सर्वनाम के बदले हुए रूप है, यानी जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हीं को हम विकारी कहते हैं। वह का वे हो गया, हमारे, हमें। लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता, जैसे तथा शब्द है, इसका ना वचन बदलता ना लिंग बदलता, मतलब कुछ भी इसका चेंज नहीं होता, इसलिए इनको अविकारी शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों में किसी भी कारण से बदलाव आ जाता है वो अपना रूप बदल लेते हैं, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण उनको विकारी कह देते हैं। जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता किसी भी परिस्थितियों में उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये विकारी शब्दों का हमारा दूसरा टॉपिक सर्वनाम था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम विकारी शब्दों का अगला टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए आपका अपना चैनल टारगेट विद के। नमस्कार।